दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए नए विषयों पर वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे, जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8। दोस्तों, आपने पिछले चैप्टर में सुना था कि कोरेगांव के अंदर एक तरफ महार सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई है और उसी का फायदा उठाकर पेशवा सेनापति बापू गोखले अपने हजारों सैनिकों के साथ कोरेगांव पर जबरदस्त हमला करता है और कोरेगांव में गोलियों की जगह तलवारों से टकराव शुरू हो जाता है। उससे आगे तोहफे और बंदूकें चलना बंद होने से गोखले, विंचुरकर और उनके सैनिक गोरेगांव के अंदर आने लगते हैं। कुछ सैनिक तलवारों से विरोध करते हैं, मगर पेशवा सैनिक संख्या में ज्यादा होने से चहु ओर से अंदर आ ही जाते हैं और अब कोरेगांव के संकरी गलियों में शुरू होता है तलवारों का टकराव। सोननाग, रामनाग के साथ कई सैनिक एक साथ 20-20 सैनिकों से लड़ते हुए उन्हें रोकने का पुरजोर यत्न करते हैं। कोरेगांव के अंदर आते ही बापू गोखले मंदिर और धर्मशाला पर आक्रमण चढ़ाता है, जहां जख्मी सैनिकों का उपचार मेडिकल अफसर सार्जेंट विनगेट कर रहा होता है। गोखले वहां उपचार ले रहे निहत्थे जख्मी सैनिकों पर वार कर कई सैनिकों को काट डालता है। तभी सामने विनगेट दिखता है, जो एक मरीज के घाव को साफ कर रहा होता है। गोखले उसे देखते ही तलवार उसके पेट में घुसेड़ देता है। विनगेट के हाथ की दवाई की शीशी हवा में उड़ जाती है और वह लहराकर जमीन पर गिर जाता है। तभी अपने जख्मी सैनिकों को बचाने वहां कैप्टन स्टॉर्टन आता है और गोखले को तलवार से चैलेंज करता है। दोनों में तलवारबाजी के पैतरे शुरू होते हैं, मगर गोखले तलवार के कई घातक वार से कैप्टन स्टॉर्टन को जख्मी करता है और आखिर स्टॉर्टन जमीन पर गिर जाता है। गोखले उसके सिर को काटने के लिए जैसे ही वार करता है, बीच में सोननाग अपनी तलवार लेकर आता है। सोननाग सपासप एक के बाद एक कई बार बापू गोखले पर करता है, उसे संभलने का मौका ही नहीं देता। तो हार कर गोखले पीछे हटना शुरू करता है और आखिर में अपने सैनिकों के साथ वहां से भागकर कोरेगांव के गेट से बाहर हो जाता है। सेनापति गोखले को भागता देखकर बाहर लड़ रहे पेशवा सैनिक भी भागने लगते हैं और दूर नदी तक निकल जाते हैं। खून और पसीने से लथपथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोननाग बाहर आकर देखता है नदी की ओर से आक्रमण रुक गया होता है। सारे सैनिक थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं और बहते खून तथा पसीने से तरबतर शरीर के सूखे गले में पानी के कुछ घूंट उतारने लगते हैं। मगर अब उनके बोतल का पानी भी खत्म होकर कुछ बूंदों में बदल चुका होता है। उनकी नजरें सामने पानी से लबालब भरी बहती भीमा नदी पर जाती है और अनायास वे अपने होठों पर जीभ फेरने लगते हैं, मानो नदी का पानी उनके मुंह तक आ गया हो। सोननाग घायल जमादार गोरे के पास आता है, उसे अपने कंधे पर उठाता है और धर्मशाला में लाता है और नीचे उतार कर लिटाता है। मगर तभी रामनाग वहां आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और जमादार गोरे की आंखें बंद कर देता है। वह शहीद हुआ होता है। कैप्टन स्टॉर्टन को इस बात का समाधान होता है कि उसके भूखे प्यासे सैनिकों ने पेशवा की विशाल सेना को 5 घंटे से भी ज्यादा रोक के रखा है और पूना को पेशवा के आक्रमण से बचा लिया गया है। मगर उसे यह नहीं समझ में आता कि जनरल स्मिथ की सहायता अभी तक क्यों नहीं आई। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए बड़े मुश्किल से लेफ्टिनेंट जोन्स से पूछता है, I thought General Smith will come by this time. I don't know whether he got our message or not. लेफ्टिनेंट जोन्स उसे बोलने से रोकता है। सर,
You are badly injured. Please, you go back to Shirur. We are here to fight. No, I am captain. I cannot leave my ship. My soldiers are fighting without food, without water. They want only my moral support. I am confident. Today they will create history. लेफ्टिनेंट पैटिसन स्टॉटन को तसल्ली देता है। You are correct, sir. But we lost our many cavalry soldiers. Lieutenant, I'm proud of my officers and all my men. All are fighting with great aim. तभी सामने से गोदना की आवाज आती है। साहब, वो फिर आ रहे हैं। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। सोननाक, रामनाक और दूसरे सैनिक हाथों में तलवारें लेकर दौड़कर दीवार के पास आते हैं और सामने की ओर देखते हैं तो सेनापति गोखले का लड़का गोविंद बाबा कई घुड़सवार और भारी मात्रा में पैदल सैनिकों के साथ नदी पार कर कोरेगांव की तरफ आ रहा होता है। सोननाक सभी महार सैनिकों को फिर से एकजुट होने को कहता है। कुछ सैनिक दीवार के ऊपर तो कुछ दीवार के आड़ में मोर्चा संभालते हैं। पेशवा सैनिकों के पास आते ही दीवार के अंदर और बाहर घनघोर युद्ध शुरू होता है। एक एक महार सैनिक 30-30 पेशवा सैनिकों को बाज नहीं आता है। गोविंद बाबा कई अंगरक्षकों के घेरे में चलते हुए कोरेगांव के पास आता है और अपने अंगरक्षकों को आदेश देता है, इनके कप्तान को ढूंढो। आदेश मिलते ही कुछ अंगरक्षक दीवार फांदकर कैप्टन स्टॉटन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें जख्मी स्टॉटन अपने सैनिकों को आदेश देते हुए दिखता है। सभी स्टॉटन को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। आखिर कई पेशवा सैनिक मिलकर स्टॉटन को घेर लेते हैं। एक सैनिक गोविंद बाबा को आवाज देता है, बाबा, पकड़ लिया इनका सेनापति स्टॉटन। स्टॉटन का नाम सुनते ही गोविंद बाबा के कान खड़े हो जाते हैं। वह स्टॉटन के पास आता है और अपनी तलवार उसके गर्दन पर रखता है। तुझे ही ढूंढ रहा था कप्तान। जब तक तू नहीं मारा जाता तेरे प्यादे हार नहीं मानेंगे। गोविंद बाबा कैप्टन स्टॉटन का सिर काटने के लिए तलवार उठाता है। तभी रामनाक, जो एक तरफ कई सैनिकों से लड़ रहा होता है, दौड़कर कैप्टन स्टॉटन को बचाने सामने आता है और गोविंद बाबा की हवा में लहराती तलवार को अपनी तलवार से रोककर स्टॉटन को बचाता है। तिल मिलाकर गोविंद बाबा अपने तलवार के पैतरे रामनाक पर आजमाता है, मगर रामनाक उसके हर पैतरे का जवाब अपनी तलवार से देता है और उस पर भारी पड़ता है। तो कई पेशवा सैनिक एक साथ रामनाक पर हमला करने आते हैं, मगर फिर भी वह जंगल के किसी भूखे शेर के जैसे उसे घेरने वाले पेशवा के भेड़ियों से पूरी ताकत से लड़ता है। रामनाक की बहादुरी देखकर एक बार तो उसका कप्तान स्टॉटन भी हैरान रह जाता है। लड़ते हुए आखिर रामनाक की तलवार टूट जाती है तो वह टूटी तलवार से वार रोकने लगता है, मगर आक्रमण नहीं कर पाता। उसी का फायदा लेकर गोविंद बाबा सामने से वार करना छोड़ रामनाक के पीछे से आकर अपनी तलवार उसके पीठ के आर पार कर देता है। रामनाक हर तरह की कोशिश कर पीठ में घुसी तलवार को निकालना चाहता है, मगर उसका हाथ नहीं जा पाता। तो वह उसी जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए गोविंद बाबा को दबोचने सामने बढ़ता है, मगर कई पेशवा सैनिक उसे घेरकर उसके शरीर में एक साथ कई तलवारें डालते हैं। तभी दूसरे महासैनिकों के साथ सोननाक वहां आता है और पेशवा सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है, जिससे घबराकर गोविंद बाबा अपने बचे हुए अंगरक्षकों के साथ वहां से पीछे हटने लगता है और आखिर कोरेगांव के ही बाहर निकल जाता है। उसके कुछ सैनिक जो अंदर लड़ रहे होते हैं, अपने सरदार को बाहर भागता देख वे भी कोरेगांव छोड़ देते हैं और नदी की तरफ भागने लगते हैं।
कई तलवारों के घाव से लहूलुहान रामनाग जमीन पर गिर जाता है और ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी अंधी माँ अभी अभी आसमान से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई हो, जो आज अंधी ना होकर उसे देख पा रही है और सामने से अपना हाथ बढ़ाकर उसे कह रही है, रामनाग बेटा, घर चल, तेरे ब्याह के लिए लड़की देख ली है मैंने। मुझे रोक ले माँ, मुझे रोक ले, जा रहा हूँ माँ। रामनाग किसी तरह अपने माँ का हाथ थामने के लिए पूरी ताकत लगाता है और उसे पकड़ लेता है, मगर वह उसकी माँ का नहीं सोमनाग का हाथ होता है, जो वहां आकर उसके हाथ को थाम लेता है। फिर बैठकर रामनाग के सिर को अपने पैरों पर लेता है। जख्मी कैप्टन स्टॉर्टन जो दूर पड़ा होता है, उसे कुछ सैनिक किसी तरह खड़ा करते हैं। वह भी रामनाग के पास आता है और उसे सैल्यूट करता है। नायक रामनाग, I salute you, my dear. You are really brave soldier. I am losing my brave soldier. रामनाग मुस्कुराता है, फिर अपनी आंखें बंद कर देता है। सोमनाग उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लेता है। यार रामनाग, तू अकेला जाएगा? हर जगह हम साथ में जाते थे ना? रामनाग हल्की सी आंखें खोलता है। यहीं तक अपना साथ था यार। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जा, कर दे आज पेशवाई का खात्मा। जा, आज कर दे हमारे लोगों को गुलामी से मुक्त। जा यार, जा। इतना कहकर रामनाग का सिर एक तरफ लुढ़क जाता है। स्टॉर्टन की भी आंखें नम हो जाती है। सोमनाग उसके सिर को नीचे रखता है और तलवार उठाकर खड़ा होता है और पूरी ताकत से चीखता है, पेशवा! फिर तलवार लेकर दीवार को फांदता है। सोमनाग के साथी गोदनाग, जनाजी पवार, बाबू सावंत, प्रसाद सिंह और दूसरे महार सैनिक भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। गोविंद बाबा और उसके कुछ अंगरक्षक दौड़कर भागते हुए नदी के किनारे तक आ जाते हैं और जैसे ही उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचने का अंदेशा होता है, वो बेफिक्र होकर कुछ देर आराम के लिए वहीं रुक जाते हैं। तभी डूबते सूरज के किरणों को लांघता हुआ एक शख्स उन्हें दौड़कर अपनी ओर आते हुए दिखता है। वे संभल जाते हैं और फिर नदी से भागने लगते हैं, मगर फिर भी वे उस दौड़कर आने वाले का मुकाबला नहीं कर पाते। धीरे धीरे अंतर कम होने लगता है और कुछ ही देर में हाथ में पकड़ी तलवार को लहराता हुआ सोमनाग उनके पास आता है। गोविंद बाबा पीछे मुड़कर देखता है तो सोमनाग को अकेला देखकर रुक जाता है। उसके अंगरक्षक भी कुछ आगे जाकर रुक जाते हैं। सोमनाग गोविंद बाबा के नजदीक आकर उस पर तलवार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू करता है और इसी के साथ बहती भीमा नदी के बीच दोनों की तलवारें टकराने लगती हैं। अपने सरदार को लड़ता देख पेशवा सैनिक भी वापस आते हैं, मगर तभी सोमनाग के पीछे आए महार सैनिक उन पेशवा सैनिकों को ललकारते हैं और नदी के बीचों बीच एक एक महार सैनिक 10-10 पेशवा सैनिकों से लड़कर भीमा नदी की बहती धारा के रंग को लाल रंग में बदलने लगता है। गोविंद बाबा का अंगरक्षक दूर से सोमनाग पर कई बार गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर हर बार चूक जाता है। फिर भी एक गोली सोमनाग के छाती में लग ही जाती है। वो गिरता जरूर है, मगर फिर खड़ा होता है और गोविंद बाबा पर कई वार कर अपनी तलवार को गोविंद बाबा के पेट में डालकर उसे हवा में उठाकर पानी में पटक देता है। फिर अपने छाती को एक हाथ से दबाए उस गोली चलाने वाले की तरफ दौड़ता है और आखिर उसे पकड़ ही लेता है और अपनी तलवार उसके पीठ में डालकर पेट से बाहर कर देता है। सोमनाग के छाती का दर्द अब बढ़ने लगता है। वह किसी तरह तलवार के सहारे बहते पानी में बैठ जाता है और मुंह लगाकर पानी के कुछ घूंट अपने गले में उतारता है। फिर तलवार के सहारे वहीं पर खड़ा हो जाता है।
मानो वहीं से पेशवा को लड़ने की चुनौती दे रहा हो। पेशवा कब तक अपने पैदों को आगे करेगा? आजा, अब तू आगे आजा। वह किसी तरह नदी से बाहर निकलता है और किनारे से देखता है डूबते सूरज के साथ पेशवा के हजारों सैनिक नदी के उस पार भाग रहे होते हैं। वह मुस्कुराते हुए अपने शरीर को रेत के बिछाने पर गिरा देता है। पेशवा सैनिक भागकर भीमा नदी के उस पार चले जाते हैं। बापू गोखले और विंचुरकर सैनिकों को रोकने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। अरे रुको, मत भागो, पीछे से और सैनिक आ रहे हैं। मगर कोई नहीं रुकता। तभी एक सैनिक रुककर बताता है, सेनापति जी, आपका लड़का गोविंद बाबा मारा गया है। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, उधर। वह सैनिक एक तरफ उंगली उठाता है। सेनापति बापू गोखले उस दिशा में दौड़ने लगता है। विंचुरकर और उसके अंगरक्षक भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। गोखले तलवार पकड़कर दौड़ते हुए नदी में पड़े हुए गोविंद बाबा के मृत शरीर के पास आता है। शव देखकर हाथ की तलवार नीचे फेंक देता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह प्यार से गोविंद कहता है, फिर बैठकर लड़के की खुली आंखें बंद करता है और फबक फबक कर रोने लगता है। विंचुरकर समझाता है, सेनापति जी, जो होना था हो गया, नियति को हम नहीं रोक सकते हैं। मायूस गोखले के आंसू रोकने से भी नहीं रुकते हैं। उसके मुंह से निकलता है, एक ही तो था, वो भी चला गया। विंचुरकर के इशारे पर अंगरक्षक गोविंद बाबा की लाश को वहां से ले जाते हैं। पेशवा अपने शामियाने के सामने खड़ा होकर देखता है उसके सैनिक डूबते सूरज की ओर भाग रहे हैं। वह समझ जाता है आज का डूबता सूरज पेशवाई के साम्राज्य का भी आखिरी डूबता सूरज होगा। तभी विंचुरकर वहां आता है। श्रीमंत, सेनापति गोखले ने तलवार डाल दी है। आप यहाँ से भाग जाइए, हम दूसरे रास्ते से आते हैं। पेशवा बाजीराव दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर मायूस होकर चीखता है और अपने घोड़े पर जाकर बैठ जाता है और वह भी अपनी हारी हुई सेना के पीछे निकल जाता है। उसके पीछे अनेक पेशवा घुड़सवार और पैदल सेना निकलती है और धीरे धीरे डूबते सूरज में विलीन होने लगती है। 1 जनवरी 1818 की उस रात कैप्टन स्टॉटन के साथ कुछ सैनिक मशाल लेकर अपने जख्मी सैनिकों को ढूंढते हुए भीमा नदी के किनारे आते हैं। वे देखते हैं पानी में एक तरफ गोदनाक शहीद होकर पड़ा है तो कुछ ही दूरी पर जनाजी पवार, बाबू सावंत, प्रसाद सिंह, कान सिंह हवालदार सारे शहीद हो चुके हैं। तभी एक तरफ से किसी सिपाही की आवाज आती है, साहब, नाइक सोननाग यहाँ है। स्टॉटन तुरंत उस ओर दौड़ता है। मौत से आंख मिचौली करता सोननाग लंबी सांसें लेते हुए नदी के किनारे गिरा होता है। उसकी छाती गोली से छलनी हुई होती है। तभी वहां कैप्टन स्टॉटन और कुछ सैनिक आते हैं। कैप्टन आदेश देता है, फौरन फर्स्ट एड। तुरंत फर्स्ट एड उपचार के लिए मेडिकल के सिपाही सामने आते हैं। तभी सोननाग हल्की सी आंखें खोलता है और सैल्यूट करने के लिए हाथ माथे पर लाता है और किसी तरह बोलने की कोशिश करता है। नहीं साहब, मैं नहीं बच पाऊंगा। स्टॉटन उसके पास बैठ जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है मगर सोननाग ना में सर हिलाता है। साहब, हम पेशवा की गुलामगिरी से मुक्ति के लिए लड़े और उसे हराकर आजाद हुए। हमारे लोग इस तारीख और इस रण संग्राम से हमेशा प्रेरणा लेंगे। मैं अपने लोगों की गुलामी खत्म करने के काम आया। मेरे जीने का मतलब पूरा हुआ साहब। बस उस पेशवा बाजीराव को अपनी तलवार से नहीं मार सका, यही गम रहेगा, यही गम रहेगा। वो यहाँ से भाग गया है मगर जिंदा रहकर भी अब मरा हुआ है। अब वो कभी पुणे में नहीं आएगा। हम कभी उसे पुणे में घुसने नहीं देगा। निकलता हूँ साहब,
रामनाग मेरा इंतजार कर रहा है। बूझते दिए के जैसी सोननाग की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। उसे उसकी माँ सावली, रामनाग की माँ, उसके दोस्त सारे उसकी आंखों के सामने उसे सैल्यूट करते हुए खड़े दिखते हैं। उसे लगता है सावली उसके पास आई है और रोते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कह रही है। रुक जाओ, क्या हमारा सिर्फ 5 दिनों का ही साथ था? आंसू पोंछ ले सावली, आज तो हमारे लोगों के आजादी का दिन है। उसे रोकर नहीं, हंसकर मनाओ। हम तो आते जाते रहेंगे, मगर आजादी जिंदा रहनी चाहिए। सोननाग आखिरी बार मुस्कुराता है और उसी दशा में आंखें बंद कर देता है। कैप्टन स्टॉर्टन खड़ा होता है और उसे सैल्यूट करता है। सोननाग, इतिहास का सबसे कठिन लड़ाई आज हम लड़ा और आप लोगों के बलिदान से जीता। हम ब्रिटिश लोग ये बैटल और तुम लोगों का बहादुरी कभी नहीं भूलेगा और तुम लोगों की याद में यह बहादुरी का निशानी बनाएगा। अछूतों के इस रण संग्राम के बाद पेशवाई का खात्मा हो गया। पेशवा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया और माफी मांगने और अंग्रेजों की गुलामी की शर्तें मानने पर जिंदा रखकर उसे उसकी 16 बीवियों के साथ हमेशा के लिए नजरबंदी में कानपुर के पास विठूर में रखा गया और वहीं पर उसका अंत हुआ। पेशवाई मतलब अन्यायी जाति व्यवस्था और उसके खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रवादी भूमिपुत्र, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को पेशवाई को खत्म कर जाति अंत की लड़ाई की शुरुआत की, जो आज भी शुरू है। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग इस ऑडियो बुक को सुनते हुए अंत तक पहुंचे हो, आप सबका शुक्रिया। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें उत्साहित करें। धन्यवाद।